हेलो बच्चों, मैं धीरेन्द्र यादव बाई लर्निंग क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि जिस अभिक्रिया तक पढ़ लिए थे, शायद हमको लगता है कि हम लोग पढ़ लिए थे, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया, और फिर उसके बाद जो अवक्षेपण अभिक्रिया हमको पढ़नी है। और इसमें जो देखा जाएगा आक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में हमको चर्चा करनी थी, तो 5-6 अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। अब इसमें जो देखा जाएगा हम लोग पढ़ेंगे यानी कि आक्सीकरण अभिक्रियाएं। आक्सीकरण क्या होता है? इसमें हम लोग जानते हैं कि आक्सीकरण किसे कहते हैं। हमने बताया था कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अब इसमें जो देखा जाता है, जैसे हम कहते हैं C+O2 गिव्स आउट, बन जाएगा हमारा CO2, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन मिला, बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम कहते हैं Mg+O2 गिव्स आउट, या बन गया यानी कि हमारा MgO। इसको साइड कर देंगे तो यहाँ बढ़ा, तो यह ऑक्सीजन का यहाँ पर योग हुआ, यानी कि जब यानी कि दो एलिमेंटों में ऑक्सीजन का योग होता है और जुड़ करके ऑक्सीजन युक्त नया पदार्थ बनता है, इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण। या फिर इसमें जो देखा जाए हाइड्रोजन का त्याग हो, तो हम कह सकते हैं यानी कि इसमें हाइड्रोजन का त्याग हो, जैसे Zn+H2SO4 गिव्स आउट हो जाए हमारा Zn+SO4 गैस बाहर निकल जाए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का त्याग हुआ है। यह अभिक्रिया जो देखी जाएगी हमारी हो जाएगी यानी कि ऑक्सीकरण। ये हमने बताया, या तो हाइड्रोजन का त्याग हो या फिर ऑक्सीजन का योग हो, इसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन क्या होती है? अपचयन की बात हम करते हैं, तो इसमें जो देखा जाता है बोलेंगे वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे अपचयन कहते हैं। अब इसमें जो देखा जाएगा, हमने बोला कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे हम अपचयन कहते हैं। अब इसमें जो देखा जाता है अपचयन अभिक्रिया में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हम कहते हैं इसमें यानी कि H2 है, यानी कि H2S प्लस हो जाए हमारा, यहाँ पर Br के बारे में हम चर्चा करें, यानी कि H2S और हो जाए हमारा Br2, ये बना लेगा हमारा H+HBr। तो यहाँ पे जो देखा जाएगा हाइड्रोजन का योग हुआ, साइड कर दें, यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा। तो इसमें जो देखा गया यानी कि हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अलग था। यहाँ हम एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे H2 और O2 कर दें, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और बनाएगा हमारा गिव्स आउट यानी कि H2O। तो यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी, 2 यहाँ बढ़ा दें,
और यह सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब इसके बाद जो देखा जाएगा यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन का योग हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का योग हुआ है, तो यह अभिक्रिया जो देखी जाएगी हमारी अपचयन कहलाएगी। लेकिन अब इसके बाद जो देखा जाता है यानी कि हम पढ़ेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो यानी कि जिस अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं सम्मिलित रूप से होती हैं उसे कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा बोलेंगे यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे हम रिडॉक्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया, तो यहाँ पर लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, उन्हें रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें जो देखा जाता है, मान लिया जाए कि एग्जाम्पल हम लिखें, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स आउट हम कर दें यहाँ पे Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जो देखा गया अगर इसके आधार पर हम देखें जिंक के आधार पर तो यहाँ पर ऑक्सीजन का त्याग हुआ है और इसके आधार पर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ है। जहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण या हम लिख सकते हैं उपचयन। और जहां पे ऑक्सीजन का त्याग हुआ है इसे हम कहेंगे अपचयन। तो इसमें जो देखा गया यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न हुई, इसलिए इसको हम कहेंगे यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ से ऑक्सीजन पहले था, ऑक्सीजन निकला मतलब ऑक्सीजन का त्याग हुआ, और यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे बाद में ऑक्सीजन जुड़ा, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ। इसका तात्पर्य यही हुआ कि यहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न हुई, इसको हम कह देंगे कि यह रिडॉक्स अभिक्रिया है। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे हम कह सकते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम करा दें यानी कि H2 के साथ, तो ये बना लेगा हमारा यानी कि Cu प्लस बना देगा H2O। तो यहाँ पे जो देखा गया यह अभिक्रिया जो देखी जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन का त्याग हुआ है और यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन का योग हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का त्याग हुआ, यहाँ ऑक्सीजन का योग हुआ, मतलब यह जो देखी जाएगी हमारी अपचयन, और यह जो देखा जाएगा ऑक्सीकरण या उपचयन कर दें। तो यह अभिक्रिया जो देखी गई यहाँ पे उपचयन और यहाँ पे अपचयन, इस तरह से जो देखा गया यानी कि दो अभिक्रियाएं इसमें साथ साथ संपन्न हुई, इसलिए इसको हम कहते हैं यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद हम बोलेंगे यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो जलीय विलयन आपस में क्रिया करके उसमें एक ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें यानी कि दो जलीय विलयन परस्पर क्रिया करके यानी कि एक ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो जलीय विलयनों की क्रिया द्वारा
द्वारा ठोस अवक्षेप का निर्माण होता है, छेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें यानी कि जो होता है ठोस अवक्षेप का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें जो देखा जाएगा, अगर हम कर दें Na2SO4 प्लस BaCl2 बनाएगा यह BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पे जो देखा जाता है यह अवक्षेपण, यानी कि यदि तीर नीचे की तरफ लगती है तो इसको हम कहते हैं अवक्षेप, और तीर का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ होती है तो इसको हम गैस लेते हैं, यानी कि इस गैसीय अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, या जो देखा जाता है अवक्षेप की अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो देखा जाता है यानी कि यहाँ पे यानी कि BaSO4 जो देखा गया, यह यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण होता है। यानी कि जब दो जलीय विलयन आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया के फलस्वरूप जो होता है जिस अवक्षेप का निर्माण होता है या जिस ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, उसे कह दिया जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें जो देखा जाता है इसको बोलेंगे यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पर देख ले रहे हैं एग्जाम्पल, यानी कि HCl प्लस यहाँ पे कर दें NaOH। तो यहाँ पे जो देखा जाता है HCl यानी कि H पॉजिटिव या Cl नेगेटिव में टूटता है, और यहाँ पे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटता है। तो इसके बाद जब अभिक्रिया संपन्न होती है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ के बना लेगा हमारा NaCl प्लस जो देखा जाता है यानी कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ के बना लेगा यानी कि H2O, यानी कि एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे H2 बन जाएगा, वो है तो बना लेगा H2O। तो यहाँ पे जो देखा जाता है यानी कि मुख्य रूप से ये हमारे HCl था, यह HCl और NaOH था, ये दोनों क्रिया किए, तो उसके बाद जो देखा गया NaCl और H2O का निर्माण होता है। इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। या फिर एक आध एग्जाम्पल और हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, मान लिया जाए हमारा हो गया यानी कि CH3COOH, और फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा NaCl गिव्स आउट या बनाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो देखा जाएगा यहाँ से ब्रेक होगा या पॉजिटिव या नेगेटिव में, यहाँ से यह ब्रेक होता है या नेगेटिव और या पॉजिटिव में। तो यह इसका नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव से जुड़ जाता है और इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव से जुड़ जाता है। तो यह इसके साथ जुड़ के बना लेगा हमारा यानी कि CH3COONA प्लस बना लेगा, या इसके साथ जुड़ेगा तो प्लस बनाएगा यानी कि HCl की। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वह अभिक्रिया जिनमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो देखा जाता है बोलेंगे यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का तात्पर्य होता है जब किसी पदार्थ को क्या करते हैं, किसी खुले बर्तन में रख करके उसको वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। यानी कि जब किसी बर्तन में क्या करते हैं, किसी पदार्थ को यानी कि ऑयली पदार्थ मतलब तेल युक्त पदार्थ को क्या करते हैं, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, तो कुछ समय पश्चात जो देखा जाता है उसमें से एक विचित्र प्रकार की गंध निकलने लगती है, जिसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो बोलेंगे यानी कि किसी तेलीय या तैलीय पदार्थ को वायुमंडल में
खुला छोड़ देने पर, कुछ समय तक वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर उसमें से विचित्र प्रकार की गंध निकलने लगती है, जिसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि हम बोलेंगे कि तेल युक्त पदार्थ को वायुमंडल में कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें से विचित्र प्रकार की गंध निकलने लगती है, जिसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? इसमें जो देखा जाता है तेल युक्त या वसा युक्त कर दें यहाँ पे, वसा युक्त पदार्थ को वायुमंडल में कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें से विचित्र प्रकार की गंध निकलने लगती है, प्रकार की गंध निकलने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसमें जो देखा जाता है कि तेल युक्त पदार्थ हो अथवा वसा युक्त पदार्थ को वायुमंडल में कुछ समय तक यानी कि खुला छोड़ देने पर उसमें से विचित्र प्रकार की गंध निकलने लगती है, इसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। अब इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? जैसे हमारे चिप्स वगैरह होते हैं तो उसमें हीलियम गैस को डाल दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, यानी कि अक्रिय गैसों को डाल दिया जाता है, जिससे वो क्या होती है यानी कि खराब होने से बच जाती हैं। इसमें जैसे हमारा चिप्स होता है या फिर जितने मार्केट में यानी कि खाने के लिए कुरकुरा या चिप्स जो भी कुछ आता है, इसमें क्या किया जाता है कि इसके अंदर यानी कि यही गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस को डाल दिया जाता है, जिससे यानी कि वह किसी से क्रिया नहीं करती है। जब वह किसी से क्रिया नहीं करती है, जो देखा जाता है वह पदार्थ हमारा सुरक्षित रह जाता है। अगर उसमें यानी कि इन गैसों को ना भरा जाए तो इनका जो रंग और गंध होगा ये परिवर्तित हो जाएगा और ये यानी कि अनयूजफुल हो जाएंगे, यानी कि बिना प्रयोग के हो जाएंगे, इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका उपयोग करने में मतलब जो देखा जाता है नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये व्यर्थ चीजें हो जाती हैं। तो इस तरह से जो देखा जाता है हम क्या करते हैं यानी कि विकृत गंधिता को प्रयोग में लाने के लिए बचाया जाता है। अब इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? यानी कि धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देना। धातुयुक्त पदार्थ जो होते हैं या धातुओं को जब हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय पश्चात जो देखा जाता है उनका क्षरण होने लगता है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग पकड़ लेता है, कापर की चीजों को अगर बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें जो देखा जाता है हरे रंग का मतलब पदार्थ उसके ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से जो देखा जाता है जब हम धातुओं को क्या करते हैं यानी कि वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे संक्षरित होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। यही प्रक्रिया जो देखी जाती है संक्षारण होती है। संक्षारण क्या होती है हम लिखेंगे, धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर वह वायुमंडल की जलवाष्प तथा नमी तथा ऑक्सीजन से क्रिया करके वे संक्षरित होने लगती हैं। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो हमने बताया नहीं कि धातु जो होती है उनको क्या करते हैं वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, तो वह वायुमंडल में उपस्थित जल से क्या करती है क्रिया कर लेती है, और क्रिया करने के बाद जो देखा जाता है कि वह धीरे धीरे संक्षरित होकर के नष्ट होने लगती है। तो इस क्रिया को हम कह देते हैं संक्षारण।
इसमें जो देखा जाता है जैसे आयरन जो होता है यानी कि Fe फेरस जिसको कहते हैं, Fe क्या करता है, यह क्रिया करता है O2 से, और किससे करेगा यानी कि H2O से। और इधर जो देखा जाता है यह एक नए प्रकार की यौगिक का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं यानी कि Fe2O3, और इनटू जो देखा जाता है यहाँ पे 2H2O बनाता है। तो यहाँ पे यानी कि इसकी संख्या मान लिया जाता है 4 होती है, इसकी संख्या फिक्स नहीं होती कितना H2O होगा, यानी कि वहाँ पे 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो देखा जाता है 2X ही लगाया जाता है, और फिर इसके बाद जो देखा जाता है ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे जो देखा जाता है इसकी संख्या यहाँ पे 2 बढ़ा दें। तो यहाँ पे जो देखा जाता है यानी कि वायुमंडल में उपस्थित नमी से क्या करता है, क्रिया करता है, और विभिन्न प्रकार के संक्षारण यौगिक यानी कि जैसे जंग का निर्माण करता है। इस प्रकार से वायुमंडल में जो देखी जाती है धातुएं यानी क्या होती हैं, नष्ट होती हैं। इस प्रकार यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हुआ।